नमस्कार दोस्तों। अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहुत सी थियरीज दी गई हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्पेशल क्रिएशन थियरी, पेंसपर्मिया थियरी, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस और थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम मॉडर्न थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे ओपरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस या प्राइमोर्डियल सूप थियरी भी कहा जाता है, उसे डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इस वक्त जो स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडीज थी वो अर्थ से कंटिन्यूसली कोलाइड करती रहती थी और उनके कोलाइजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती थी। तो इस वक्त अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अर्थ एक मॉल्टन रॉक के फॉर्म में होती है, मतलब एक ऐसे रॉक के फॉर्म में जो एक्सट्रीम हीट की वजह से लिक्विड फॉर्म में बदल गया हो। और इस लिक्विड फॉर्म की वजह से आयरन, कॉपर और निकल जैसे हेवीएस्ट मटेरियल्स सेंटर में, मतलब कोर में सिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का कोर बनता है। जो लाइटर मटेरियल्स थे जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, वो सरफेस की ओर आने लगते हैं और इनकी वजह से अर्थ का मेंटल और सरफेस बनता है। और जो लाइटेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर, इन सब से अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता है। और इस वक्त अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी लाइफ के लिए एग्जिस्ट कर पाना भी इम्पॉसिबल होता है। फिर बाद में जैसे जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ कोलाइजन्स कम होते गए वैसे वैसे ही अर्थ का टेम्परेचर भी कम होते गया, तो इसकी वजह से अर्थ का सरफेस कूल और सॉलिड होने लगता है। इस वक्त अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल था। 1924 में एक सोवियत बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर ओपेरिन भी ये आर्ग्यू करते हैं कि उस वक्त अर्थ का एटमॉस्फेयर प्राइमरीली रिड्यूसिंग गैसेस जैसे कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर से बना हुआ होगा। और ओजोन या ऑक्सीजन या तो कम्प्लीटली एब्सेंट थे या फिर रेयरली प्रेजेंट होंगे, मतलब ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं था। तो इस वक्त अर्थ पे लाइटनिंग, यूवी रेज, वॉल्केनिक एक्टिविटी और हीट से जो एनर्जी जनरेट होती थी उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस में इंटरेक्शन या केमिकल रिएक्शन होता था, जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से H2O मतलब वाटर वेपर बनता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया बनता है और हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से मीथेन बनता है। और बाद में यूवी रेस की वजह से ये वाटर वेपर फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है और अब ऑक्सीजन जो है वो अमोनिया के साथ कंबाइन होकर फिर से वाटर वेपर बनता है और मीथेन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और कुछ ऑक्सीजन यूवी रेस की वजह से ओजोन में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं था और इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। फिर अराउंड 4.2 से 4.4 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हुआ तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होकर रेन के फॉर्म में अर्थ पर आता है, जिसकी वजह से ओशंस का फॉर्मेशन होता है। और रेन के साथ साथ एटमॉस्फेयर में जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रेन के साथ नीचे आकर ओशंस में मिल जाते हैं। और दूसरी ओर जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही थी उनकी वजह से ओशंस और एटमॉस्फेयर में बहुत से मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ओशंस का वाटर एल्कालाइन होता है। तो अब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स में यूवी रेज और हीट के प्रेजेंस में और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि शुगर, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के इंटरेक्शन से शुगर्स, ग्लाइसरॉल्स, फैटी एसिड्स बनते हैं। मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया और वाटर वेपर के इंटरेक्शन से प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स बनते हैं। और मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के इंटरेक्शन से एमिनो एसिड्स बनते हैं। जब इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया तो 1953 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में स्टैनली मिलर उनके प्रोफेसर हैरोल्ड यूरे के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसे मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। मिलर और यूरे एक क्लोज्ड सिस्टम बनाते हैं जिसमें दोनों फ्लास्क एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वैक्यूम के जरिए ऑक्सीजन को भी बाहर निकाला जाता है। लेफ्ट साइड पे 5 लीटर्स का एक बिग फ्लास्क है जिसके अंदर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर 2:1:2 के रेशियो में प्रेजेंट है और जो अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी ओर राइट साइड पर 1/2 लीटर के फ्लास्क में मरीन वाटर प्रेजेंट है जो ओशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब जो राइट साइड में स्मॉल फ्लास्क है उसमें प्रेजेंट मरीन वाटर को हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, जिससे वो वाटर वेपर के फॉर्म में ग्लास पाइप के जरिए लेफ्ट साइड वाले बड़े फ्लास्क में जाता है। सिमिलरली अर्ली अर्थ पे जो एनर्जी सोर्सेज थे जैसे कि लाइटनिंग और स्टॉर्म, उन्हें मिमिक करने के लिए वो लेफ्ट साइड वाले फ्लास्क में इलेक्ट्रिक स्पार्क का यूज़ करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत थी वो इस इलेक्ट्रिक स्पार्क के जरिए मिल जाती थी। अब जो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर का मिक्सचर है
वो गर्म होता है, जिसे कंडेंसर की हेल्प से ठंडा करके नीचे यू शेप ट्रैप में कलेक्ट किया जाता है। ये लूप 1 वीक तक चलते रहता है और उसके बाद नीचे यू शेप ट्रैप में जो लिक्विड होता है उसका कलर डार्क रेड हो चुका होता है। फिर बाद में जब इस लिक्विड का केमिकल टेस्ट होता है तो उसमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसमें से एक होता है एमिनो एसिड्स, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। साथ में और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं जैसे कि फैटी एसिड्स, शुगर, ग्लाइसिन और एडेनिन। तो इस एक्सपेरिमेंट से मिलर और यूरे ये प्रूव करते हैं कि प्राइमोर्डियल अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन की वजह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे कि शुगर, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल और एमिनो एसिड्स वो ओशंस के हॉट वाटर में एक्यूमुलेट हुए होंगे, जिसे प्राइमोर्डियल सूप भी कहा जाता है। इस प्राइमोर्डियल सूप में एनर्जी सोर्सेज की वजह से ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइजेशन की वजह से आपस में ही रिएक्शन करके और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, शुगर और शुगर इंटरेक्ट करके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल से फैट्स बनता है, एमिनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर्स और फॉस्फेट्स इंटरेक्ट करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि आरएनए और डीएनए बनाते हैं। अब आरएनए और प्रोटीन के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है उसको लेकर ये सवाल उठता है कि पहले आरएनए का फॉर्मेशन हुआ या प्रोटीन का। आरएनए और प्रोटीन अपने अपने फंक्शंस के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। आरएनए को सेल्फ रेप्लिकेशन और सिंथेसिस के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है, तो दूसरी तरफ प्रोटीन को सेल्फ सिंथेसिस के लिए आरएनए की जरूरत होती है। तो इसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है कि दोनों में से कौन पहले फॉर्म हुआ होगा और दोनों कैसे एक साथ में इवॉल्व हुए होंगे। कुछ मानते थे कि पहले प्रोटीन फॉर्म हुआ होगा, तो कुछ मानते थे पहले आरएनए फॉर्म हुआ होगा। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि प्रोटीन में सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो उनसे आरएनए और डीएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड्स कैसे बन सकते हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए 1962 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट और बायोफिजिसिस्ट अलेक्जेंडर रिज एक और थ्योरी देते हैं जिसका नाम होता है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि डीएनए और प्रोटीन के भी पहले आरएनए का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये इसलिए क्योंकि आरएनए जो है वो डीएनए की तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और रेप्लिकेट कर सकता है और प्रोटीन एंजाइम्स की तरह आरएनए एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज या एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। तो अब तक हम केमिकल इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, जहां आपने जाना कि किस तरह से फैट्स, प्रोटीन्स और आरएनए जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, मतलब फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इस मॉडर्न थियोरी के अनुसार ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन जैसे कि शैलो पूल्स या रॉक्स में जो क्रैक होते हैं वहाँ कॉन्सेंट्रेट हुए होंगे और कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद स्पॉन्टेनियसली एक तरह के सेल लाइक स्ट्रक्चर में असेंबल हुए होंगे जो फर्स्ट प्रोटोसेल बना होगा। माना जाता है कि फर्स्ट प्रोटोसेल 3.5 से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था। अब प्रोटोसेल्स के भी दो प्रपोज्ड मॉडल्स हैं, कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स। कोसर्वेट्स एक तरह से कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनके आसपास एक लिक्विड लाइक बाउंड्री होती है बिना कोई स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन के, जो कोसर्वेट्स के इंटीरियर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। इनके पास लिपिड मॉलिक्यूल से बनी हुई डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं होती। पर बात करें अगर माइक्रोस्फीयर्स की, तो ये एक तरह के स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके आसपास डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है। एक्चुअली लिपिड मॉलिक्यूल्स के सेल्फ असेंबली से ही माइक्रोस्फीयर्स बनते हैं, तो इस वजह से माइक्रोस्फीयर्स जो है वो कोसर्वेट्स करते ज्यादा स्टेबल होते हैं। हालांकि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ दोनों में ही पाई जाती थी, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डिवीजन, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ दोनों में ही मिसिंग थी, जैसे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करने की एबिलिटी, नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन। तो इसलिए हम प्रोटोसेल्स को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक मान सकते हैं। कुछ टाइम के बाद ये प्रोटोसेल्स ऑलरेडी फॉर्म्ड आरएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल को एक्वायर करना स्टार्ट करते हैं, जिससे उनमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज और सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटीज डेवलप होती है और साथ ही साथ में उनमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस, सर्वाइवल, एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी जैसी एबिलिटीज भी डेवलप होती है, जिससे वो बाद में प्रोकैरियोट्स में इवॉल्व हो जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते थे और जो इनमें रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता था, जिसमें सेल आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता था। ये सबसे पहले वाले जो प्रोकैरियोट्स थे वो हेटेरोट्रॉप्स थे, मतलब वो खुद अपना फूड नहीं बना सकते थे, बल्कि इसके लिए उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड रहना पड़ता था। वो एनर्जी के लिए एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड रहते थे, मतलब कि वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट शुगर्स, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते थे।
तो जैसे जैसे ये हेटेरोट्रॉप्स बढ़ते रहे, ओशंस में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और न्यूट्रिएंट्स भी धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते थे। तो टाइम के साथ साथ ये हेटेरोट्रॉप्स अपने सर्वाइवल के लिए ऑटोट्रॉप्स में इवॉल्व हो जाते हैं। मतलब अब वो केमिकल रिएक्शन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स जैसे इनऑर्गेनिक सोर्सेज से खुद ही अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब अपना फूड बना लेते थे। ये ऑटोट्रॉप्स प्राइमरीली दो टाइप्स के थे, कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स। सबसे पहले कीमो ऑटोट्रॉप्स इवॉल्व होते हैं, जो एमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया और आर्किया। और जब ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी कम होने लगे तो ये कीमो ऑटोट्रॉप्स अपने सर्वाइवल के लिए फोटो ऑटोट्रॉप्स में इवॉल्व होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स वो थे जिनमें क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हुआ और वो फोटोसिंथेसिस करने के कैपेबल हुए। मतलब अब वो लाइट एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया एंड प्लांट्स। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी होगा कि ये जो सबसे पहले फोटो ऑटोट्रॉप्स थे वो सनलाइट को तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते थे, लेकिन वाटर को यूज़ नहीं करते थे, और इसलिए वो ऑक्सीजन को भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते थे। तो इस वक्त भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, और इसलिए ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स थे जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे, उन्हें एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। कुछ टाइम के बाद ये एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के लिए कैपेबल होने लगते हैं। मतलब अब लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते थे, और साथ में ऑक्सीजन को भी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते थे। इनकी वजह से ओशंस और एटमॉस्फेयर दोनों में ऑक्सीजन बढ़ने लगा था। ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स इवॉल्व होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाते थे और ऑक्सीजन को भी रेस्पिरेशन के लिए यूज करने लगे। माना जाता है कि फर्स्ट एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप से ही अराउंड 2.7 बिलियन ईयर्स पहले साइनोबैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ था। साइनोबैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन रिच बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीजन की वजह से ही ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से सन की अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, और साथ ही साथ में ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैप्चर करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम होते रहता है। तो इससे अर्थ के सरफेस पर हीट कम होने लगती है और एटमॉस्फेयर और ज़्यादा कूल होने लगता है। एक्चुअली ये साइनोबैक्टीरिया एक टाइप के फोटो ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट जैसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी यूजुअली मिसिंग होता है। कुछ टाइम के बाद ये जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट्स में इवॉल्व होते हैं। अब वो कैसे इवॉल्व होते हैं उसके लिए भी एक थियरी दी गई है, एंडोसिम्बायोटिक थियरी। इस थियरी का कहना था कि जो लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल थे वो स्मॉलर प्रोकैरियोटिक सेल्स को कंज्यूम करने लगे होंगे, पर वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जिससे उनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप हुई होगी। माना जाता है कि किसी लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल ने स्मॉलर एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल को कंज्यूम किया होगा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और धीरे धीरे लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, जो एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल मतलब अपने होस्ट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने लगा। और इसी तरह से किसी लार्जर प्रोकैरियोटिक सेल ने स्मॉलर फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल को कंज्यूम किया होगा, जो बाद में होस्ट सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने होस्ट सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने लगा। तो इस तरह से एंडोसिम्बायोसिस के जरिए यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स भी डेवलप होते हैं। इनकी वजह से यूकैरियोटिक सेल्स की एनर्जी एफिशिएंसी और कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आगे चलकर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते हैं। एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, क्लाइमेट चेंज और जियोलॉजिकल चेंजेस जैसे कुछ फैक्टर्स की वजह से यूकैरियोट्स में भी इवोल्यूशन होता है। तो जो अर्ली यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स थे वो बाद में साथ मिलकर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व होने लगते हैं। मल्टीसेल्युलरिटी के डेवलपमेंट से प्लांट्स और एनिमल्स जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म इमर्ज होते हैं। फॉसिल एविडेंस से ये पता चलता है कि पहले मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अराउंड 600 मिलियन ईयर्स पहले अपीयर हुए थे। जनरली ये यूकैरियोटिक सेल्स 4 मेजर किंगडम्स ऑफ लाइफ में इवॉल्व होते हैं, जो है प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई और प्रोटिस्टा। इसमें से प्रोटिस्टा यूजुअली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, वहीं दूसरी ओर प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि कुछ फंगाई यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन के जरिए इन लाइफ फॉर्म्स में और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने लगता है। बात करें अगर एनिमल किंगडम की, इनमें इवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से मैमल्स की लीनिएज आती है और मैमल्स की लीनिएज में प्राइमेट्स आते हैं। प्राइमेट्स की लीनिएज में से एक स्पेसिफिक ब्रांच इवॉल्व होती है होमिनिन्स।
जिनके पास लार्जर ब्रेन्स और 2 पैरों पर चलने की कैपेबिलिटी होती है। और फिर आगे चलकर इन होमिनिन्स के ग्रुप में ही होमोसेपियंस मतलब मॉडर्न ह्यूमंस की ब्रांच इमर्ज होती है। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ और लाइफ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।